हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर नंबर 3 में। तो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं सीएचएस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तीसरे लेक्चर पहुंच चुके हैं हम। पहले लेक्चर मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया आपको, दूसरे लेक्चर मैंने कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, और तीसरा लेक्चर भी वही है, यूजफुल माइक्रोब्स, या फिर हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स। ऐसे सूक्ष्म जीवों की चर्चा हम करेंगे इस लेक्चर में, जो कि हमारे लिए क्या है, लाभप्रद हैं या उपयोगी हैं। अच्छा, तो सेकंड लेक्चर मैंने आपको 3 यूजफुल इसके माइक्रोब्स के फंक्शन बताए थे, या कह सकते हो प्रॉपर्टीज बताई थी। पहला, फूड इंडस्ट्री में हम उसका यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स का, यानी सूक्ष्म जीवों का हम भोजन वगैरह के इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। दूसरा, हम कमर्शियली अल्कोहल बनाने में उसका, ब्रेड बनाने में उसका यूज कर रहे हैं। और तीसरा, मैंने मेडिसिन में बड़ा ही अच्छा था, वैक्सीन वगैरह बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में उसका यूज करते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले और दूसरे लेक्चर को देख के फिर आइए तीसरे लेक्चर पे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली उसके आगे 3 हम लोग यूजफुल माइक्रोब्स के फंक्शन या प्रॉपर्टीज देखे थे। चौथी जो हमारे पास में है प्रॉपर्टीज, आज वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चौथी जो हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस है या हमारे लिए जो उपयोगी है, ये आप कह सकते हैं बड़ा ही अच्छा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, कौन सा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, या हम इसको बोलते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, भूमि की या मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, यानी उपजाऊपन जो होता है मिट्टी में वो बढ़ जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में, जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। यानी मिट्टी को ऐसा बना देंगे कि वहां पे क्या होगा, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कुछ बैक्टीरिया। कौन कौन से? और उस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। अब कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक बैक्टीरिया है हमारे पास में, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। लेग्यूमिनोसोरम, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है हमारे पास में जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी करती हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जितनी भी हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नीली हरी शैवाल हैं, वो करती हैं। और एक हमारे पास बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया का नाम, और कौन सा एल्गी है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल हमारे पास क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। अब समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। हमारे वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। इतना नाइट्रोजन होने के बावजूद ये नाइट्रोजन जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इसका उपयोग प्लांट नहीं कर पाते। बड़ी अजीब बात है कि इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गैसों में हमारे पास वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन, और इसका उपयोग प्लांट्स नहीं कर पाते। अब एनिमल्स भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स तो किसी भी चीज़ का डायरेक्ट उपयोग, ऑक्सीजन को छोड़ के किन्हीं गैसों का हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को प्लांट भी डायरेक्टली नहीं ले पाते। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन से क्या बनता है, नाइट्रोजन से हमारे पास प्रोटीन बनती है। और बिना प्रोटीन के क्या होगा, सेल्स में अगर कोई डैमेज होता है, टिश्यू में कोई डैमेज होता है, तो उसका क्या होगा, रिपेयरिंग नहीं हो सकती, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। तो प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल है डाइट में हमारे पास। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, ये 4 हमारे पास में मेन सोर्स होते हैं फूड के। ठीक है, तो अब इसमें अगर प्रोटीन नहीं रहेगा, प्रोटीन अगर हम नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। और ये प्रोटीन हमको कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, नाइट्रोजन चाहिए होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन ये यूज नहीं कर पाता, तो इसी का यूज करता है कौन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कुछ ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्लांट्स में के कहां पाए जाते हैं, और इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। इसका मतलब लेग्यूम जो लिया गया है, ये लेग्यूम
क्रॉप्स जो होती है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं दलहनी या तिलहन फसल, ठीक है, जैसे दाल वाली जितनी फसल होती हैं, जैसे हमारे पास में कौन हो गया, चना, मटर, अरहर, ठीक है। तो कुछ ऐसी हमारे पास में प्लांट्स जो कि क्या, जिनसे दाल मिलती हैं। तो इन प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ये रूट हो गया किसी भी प्लांट का, कौन सी, दलहन प्लांट का, कोई भी दाल वाली फसल है हमारे पास में, उसका जो रूट हो जाता है, इसमें रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे गोले गोले से, इसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ये क्या है, ये है रूट नोड्यूल्स। अब ये रूट नोड्यूल्स का काम क्या है, इसी में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यहीं पे पाए जाते हैं इसके रूट नोड्यूल में। किसमें, कुछ हमारे पास में लेग्यूम प्लांट्स जो होती हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसको हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इन रूट नोड्यूल्स में क्या होगा, ये बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारे पास में होगी, वो यहीं पाई जाती है। अब ये करती क्या है कि सॉइल के अंदर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इनको ये स्थान दिए हुए, इनकी जो पौधों की जड़ें हैं, इसको एक स्थान देता है रहने के लिए, और ये इसको स्थान के बदले में क्या करता है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको यहाँ पे ये फिक्स करता है। किस फॉर्म में, ये बदल देता है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में। किसमें, नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो हमारे पास में नाइट्रेट या नाइट्राइट क्या है, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। नाइट्रेट का मतलब हमारे पास में NO3- और नाइट्राइट मतलब NO2-। तो ये क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन N2 है, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि पौधे डायरेक्ट N2 को नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, लेकिन इसका यूज प्लांट्स बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट को प्लांट क्या करते हैं, बड़ी आसानी से उपयोग कर लेते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी नाइट्रोजन का यूज करने के लिए क्या कर रहे हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, प्लांट्स को भी दे रहे हैं। तो अब यहाँ से ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं, इसका उपयोग प्लांट्स करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो यही हमारे पास में प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब इस नाइट्रेट और नाइट्राइट से क्या बनाएगा प्लांट्स, प्रोटीन बनाएगा। और इस प्रोटीन का क्या होगा, प्रोटीन का, और कौन से बैक्टीरिया इसको कर रहे हैं, इसको याद रखना है आपको। ये रूट नोड्यूल्स में यही बैक्टीरिया है, राइजोबियम और हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी। अब प्रोटीन बन गया तो प्लांट्स इसका यूज करेंगे, या तो इस प्रोटीन को कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे। दो जगह पे, या तो प्लांट्स यूज कर सकते हैं या तो एनिमल, यानी हम लोग उसको खाएंगे प्लांट्स को तो हमको प्रोटीन मिलेगी। अब ध्यान दीजिएगा कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। अब 78% नाइट्रोजन, ये अगर बार बार प्रोसेस लगातार होती रहेगी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट बनता रहेगा, तो आप ये सोचेंगे सर ये लगातार कम होता जाएगा, 78, 77 होगा, 76 होगा, 75 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर समय ये बराबर बना रहता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है नाइट्रोजन साइकिल। क्या कारण है इसका, नाइट्रोजन साइकिल। हर एक चीज का साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होता है, यानी जल, आप वाटर साइकिल के बारे में पढ़े होंगे, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो ये सब साइकिल क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है कि ये चीजें क्या होती हैं, हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे, 78 से कम ना होगा ना तो ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये लगातार हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, कह सकते हो हमारे इन्वायरमेंट में एक साइकिल बना के चलती रहती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी जान लीजिए। ये जो नाइट्रोजन है, हम बता रहे हैं इसको, ये बैक्टीरिया या एल्गी क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट बदलते हैं। अब यहां से एक कम हुआ, फिर क्या होगा, इससे प्लांट लेंगे, प्लांट प्रोटीन बनाएंगे इससे, और प्रोटीन को एनिमल खाएगा। या तो नाइट्रोजन जो आया या तो प्लांट के अंदर होगा, कहां पे, या तो प्लांट के अंदर होगा, या तो एनिमल उसको खा लेगा तो एनिमल के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्या ये प्लांट और एनिमल उस प्रोटीन को या उस नाइट्रोजन को चुरा लेंगे, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, ये ग्रोथ करेंगे, इनकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स यानी प्रोटीन वगैरह इकट्ठा रहेगा। लेकिन जब ये डेड होंगे, जब ये मरेंगे, ठीक है, कौन, या तो प्लांट या तो एनिमल, तो डेड करने के बाद क्या होता है, एक बड़ा ही अच्छा सा प्रोसेस आपको याद रखना है कि कोई भी, या तो प्लांट, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, यानी जंतु हो या पौधा हो, अगर ये डेड होता है, अगर ये मरता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा डीकंपोजिशन। डेड होगा तो क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा इसका। डीकंपोजिशन कौन करता है, डीकंपोजिशन करते हैं बैक्टीरिया और फंगस, दो चीजें, ये भी याद रखना है आपको। कुछ बैक्टीरिया और फंगस, कवक और जीवाणु, ये क्या करते हैं, ये करते हैं डीकंपोजिशन।
और डीकम्पोजिशन करके क्या करेंगे, जो हमारे पास में इसके पास कोई भी प्लांट या एनिमल्स के पास कोई सब्सटेंस होगा तो उसको सिंपल सब्सटेंस में बदल देंगे। सिंपल सब्सटेंस मतलब सबसे जो हमारे पास में सरल अणु होंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। मान लो इसके पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल था प्रोटीन का, अब इसको क्या करेगा, ये डीकम्पोज होगा, डीकम्पोज यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। तो ये हो गया सिंपलर सब्सटेंस में, यानी जिनसे मिलके बना था प्रोटीन उसी में फिर से बांट दिया। तो यही प्रोसेस होती है यहाँ से, जब ये बांटेगा तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन यहाँ से यूज हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये केवल ये बैक्टीरिया ही नहीं करते, कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, लाइटनिंग होती है, जब बारिश वगैरह होती है तो बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो हमारे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, ये दोनों कंबाइन करते हैं किसके कारण, लाइटनिंग के कारण। तो याद रखेंगे लाइटनिंग के कारण भी हमारे पास में क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट जो कि पौधे यूज कर सकते हैं, जिस फॉर्म में, अगर आपसे पूछा जाता है किस फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन का यूज करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन का यूज केवल नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में कभी भी उसका यूज नहीं कर सकते। और उसको अवेलेबल कैसे होगा प्लांट्स को, या तो लाइटनिंग के द्वारा, या तो उसकी जड़ में यानी लेग्यूम प्लांट्स हो यानी दाल वाले फसलें हों और उनकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसीलिए अगर हम कहीं पे भी खेती करते हैं तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए, समय समय पे कुछ समय के बाद क्या करना चाहिए, जैसे मान लो हम गेहूं की खेती कर रहे हैं किसी एक खेत में, तो उस खेत से क्या करना चाहिए, 1-2 साल गेहूं की खेती करने के बाद वहां गेहूं की खेती नहीं, 1 साल उसमें चना मटर यानी दाल वाली फसलों को उगाना चाहिए। उससे होगा क्या कि जो भी नाइट्रोजन की कमी हुई होगी उस खेत में वो पूरी हो जाएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, क्योंकि ये गेहूं या धान वाली फसलों में ये सारी प्रक्रिया नहीं होती हैं, ये केवल जो दाल वाली फसलें होंगी या तेल वाली जो फसलें होती हैं उनमें होता है, रूट नोड्यूल्स उन्हीं में पाए जाते हैं, उन्हीं में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। तो अब मैं आपको बता रहा था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन यहां से यूज हुआ, नाइट्रेट नाइट्राइट बदला, प्लांट लिया, एनिमल लिया, प्लांट एनिमल डाई करेंगे तो फिर से नाइट्रोजन मिल जाएगा। एक प्रोसेस तो ये हो गई। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इसका उल्टा करते हैं। एक बैक्टीरिया मैं बता रहा हूं आपको कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट बना रहा है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जैसे जिसको हम लोग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट को सीधा नाइट्रोजन बदल देते हैं। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। बड़ा ही अच्छा है, आपके एनसीईआरटी में लास्ट में डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस डायग्राम को आपको याद रखना है, बड़ा अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये हमारे पास में हुआ चौथा, नाइट्रोजन फिक्सेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तो ये हम लोग यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए फ्रेंड का काम, मित्र का काम कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी मित्र की तरह भी कार्य करते हैं और शत्रु की तरह भी। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, फिर भी कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ यही रिलेटेड है इससे। फिफ्थ जो हमारे पास में काम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिफ्थ जो इन माइक्रोब्स का काम है वो है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। मतलब ये क्या करते हैं, पर्यावरण की सफाई करते हैं। क्या करते हैं, पर्यावरण की सफाई। यानी अगर माइक्रोब्स न हो तो पर्यावरण की सफाई नहीं हो सकती है, ठीक है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, हमारे आसपास जहां हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, चीजें डेड करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया प्लांट्स और एनिमल कोई भी ऐसा नहीं है जो लगातार जिंदा रहेगा, वायरस को छोड़ के, ठीक है। वायरस क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वो डेड करती हैं। अब डेड करती हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई बड़ा सा पेड़, कोई मान लो हमारे पास में कोई पौधा हो सकता है, मान लो आम का बहुत बड़ा विशालकाय कोई वृक्ष था, वो सूख गया। सूखने के बाद जब वो गिरेगा तो क्या होगा, अब तो डेड हो गया। डेड होने के बाद उसको डीकम्पोज होना पड़ेगा। और डीकम्पोज कौन करेगा, अभी बताया था मैंने, डीकम्पोजिशन का काम करता है बैक्टीरिया और फंगस। यानी बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अगर ये नहीं होते तो उस बड़े पौधे का डीकम्पोजिशन नहीं होता, और डीकम्पोजिशन नहीं होता तो वो पौधा वैसा को वैसा रहता, 1000 साल बाद भी जाते वो वैसा को वैसा था। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रतिदिन लाखों जीव जंतु मरते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी ये बैक्टीरिया और कौन करता है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, दो चीज़ें, एक तो बैक्टीरिया है जीवाणु और दूसरा है
फंगस, और कोई नहीं, ध्यान देना, इनके अलावा और कोई नहीं। 4 मैंने ग्रुप बताए थे, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी था, प्रोटोजोआ। तो एल्गी प्रोटोजोआ नहीं करते हैं, केवल बैक्टीरिया और फंगस ही क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट करते हैं। यानी कोई भी चीज़ मरता है तो उस पर क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, उस पर फंगस का ग्रोथ होगा, उसको खत्म कर देगा। आप देखोगे ब्रेड क्या होता है, अगर कुछ दिनों तक आप रख दीजिए उसको, तो उस पर क्या होते हैं, फफूंद लग जाता है, उसी वो क्या होता है, वो फंगस ही होता है, ब्लैक कलर का या वाइट कलर का, उस पर आप देखेंगे एक लेयर पड़ जाती है। वो लेयर किसकी होती है, फंगस का। वो करता क्या है, उसको डीकम्पोजिशन करता है, उसका विघटन करता है। तो विघटन करके चीज़ों को खत्म करता है, मिट्टी में मिला देता है। अब मैं बता रहा था कि रोज लाखों जीव जंतु मरते हैं, अगर उनका डीकम्पोजिशन ना हो, जैसे सड़क किनारे मान लो कोई हादसा हो गया, कोई कुत्ता जा रहा था, वो एक्सीडेंट में मारा गया। अब उस कुत्ते का अगर डीकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा, वैसे ही सड़क पे पड़ा रहेगा। अब जब तक डीकम्पोजिशन नहीं होगा वैसा को वैसा रहेगा। यानी कि अगर ऐसे आप देखेंगे पूरा लाशें ही बिछ जाएंगी हर जगह पे, ठीक है, डायलॉग है किसी फिल्म का, लाशें बिछा देंगे लाशें, तो उस तरीके से कई सारी लाशें आपको आसपास दिखाई देंगी अगर ऐसा नहीं होता तो। लेकिन हम देखते हैं कि जो कुछ भी जीव जंतु मरते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, उस पर बैक्टीरिया वगैरह का ग्रोथ हो जाता है और मिट्टी में मिल जाते हैं। और एक प्रकार से ये साइकिल बनाने में इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर वो डीकम्पोज नहीं होगा तो जो कुछ भी उसने मिट्टी से लिया है या इस इन्वायरमेंट से लिया है उसको वापस कहाँ से करेगा, यानी वापस नहीं करेगा, तो हमारा ये साइकिल बिगड़ जाएगा। जब नाइट्रोजन का यूज किया है प्लांट, तो फिर से उस नाइट्रोजन को तो एटमॉस्फेयर में देना पड़ेगा, तभी तो 78 होगा। तो इस साइकिल को बिगड़ जाएगी, साइकिल बिगड़ जाएगी। यानी साइकिल को बनाने में भी हमारे पास इस माइक्रोब्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। अब आप कहेंगे क्या सर हर एक चीज़ों पर बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ हो सकता है, तो नहीं। 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेबल, जिसको हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय हिंदी में, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेबल, जैव अजैव निम्नीकरणीय। यानी एक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो कि इनके द्वारा डीकम्पोज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेबल सब्सटेंस। यानी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन एक होता है नॉन बायोडिग्रेबल। नॉन बायोडिग्रेबल का मतलब क्या होता है, वो उनको हम डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक, उनको हम लोग डीकम्पोज नहीं कर सकते। तो यानी जैव निम्नीकरणीय और एक जैव या अजैव निम्नीकरणीय, ठीक, ये दोनों हैं। बायोडिग्रेबल कौन से होते हैं, जैसे फलों के छिलके, ठीक है, और जितने भी कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, वो बायोडिग्रेबल है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेबल जैसे प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक को आप कितने भी दिन जमीन के अंदर गाड़ दीजिए वो वैसा को वैसा ही रहेगा, 10 साल बाद खुदाई होगी अगर वहाँ पे जमीन में, तो वैसा को वैसा ही मिलेगा, ठीक। चमड़ा हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कांच हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेबल होते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेबल के ऊपर ये वर्क नहीं करते बैक्टीरिया और फंगस। तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जो बायोडिग्रेबल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को हम क्लीन कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। तो ये इस लेक्चर मैंने आपको फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में सारी डिटेल बता दी है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है फ्रेंडली माइक्रोब्स में। अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 4, वो किसका होगा, हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम वहाँ पे। यानी कि कौन कौन से माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं और कौन कौन किस किस तरह के नुकसान हम लोगों को पहुँचा सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।